रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है जी, तो हमने शुरू करना है बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम बात रेस्पिरेटरी सिस्टम किसमें, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। बट व्हाट इज एक्चुअल में रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेटा क्या आता है, कंसेप्ट पहले है कि सबसे पहले इसमें क्या है, ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज मीन्स ऑक्सीजन अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना। एंड दूसरा आ जाता है बेटा सेल रेस्पिरेशन। ठीक है, व्हाट इज सेल रेस्पिरेशन, दैट इज एक सेल में ऑक्सीजन अंदर गई, यहाँ पे ग्लूकोज के साथ मिलके ऑक्सीजन ने ग्लूकोज को तोड़ा, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ CO2, वाटर एंड एनर्जी। दिस इज सेल रेस्पिरेशन। और CO2 सेल से फिर बाहर आ। इज इट ओके? ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि गैसियस एक्सचेंज या ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता कैसे है, ये हम देखें। तो अगर हम लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखें, तो हम बात अगर करें ध्यान से, बेस्ड ऑन, आप ऊपर लिख सकते हो, पहले ध्यान से सुनो फिर लिखना, बेस्ड ऑन गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, respiration can be डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। ध्यान से समझना है बेटा, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट में क्या फर्क है। डायरेक्ट में है सेल्स डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है, और वो डायरेक्ट अपना अपना जो है वो ऑक्सीजन CO2 का एक्सचेंज हो रहा है। इनडायरेक्ट में सेल्स एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं है, बीच में कुछ और आता है, बीच में ब्लड आ गया या कुछ और आया जो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेके सेल्स तक पहुंचा रहा है, दैट इज इनडायरेक्ट गैसियस एक्सचेंज। सो डायरेक्ट, नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन। कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। सेकंड है डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ सेल्स with environment. For example, प्रोटिस्ट्स या प्रोटोजोन्स अगर हम बात करें, ज्यादा ना करके, प्रोटोजोन्स सच एज अमीबा। अमीबा आपको पता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये इसका न्यूक्लियस है, बाकी सब स्ट्रक्चर्स तो बात की बात है, बट यहां से ऑक्सीजन अंदर आ रही है और यहीं से CO2 बाहर जा रही है। ठीक है, सो प्रोटोजोन्स में अमीबा। उसके बाद अगर आपको 9th का याद हो, तो 9th में हम करते हैं एनिमल्स में स्पॉन्जेस, इसमें भी गैसियस एक्सचेंज थ्रू बॉडी बोन। जैसे अगर हम स्पॉन्जेस की बात करें, आपने साथ साथ पहले मैं अभी जो अभी पहले समझो, फिर मैं आपको सारा साथ साथ डायग्राम बनाती हूँ।
ये देखो बेटा, ठीक है, सेल्स यहाँ पे है, ये सेल्स है, ये तो कैविटी है। इस तरह से ये सेल्स है, और ये बॉडी वॉल है, यहाँ से CO2 बाहर निकल रही है, ऑक्सीजन अंदर आ रही है। यहाँ से हो सकता है, या फिर यहाँ से पानी अंदर आ रहा है, आपको पता है यहाँ पे पोर्स होते हैं, यहाँ से पानी अंदर आ रहा है और पानी के साथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है, या डायरेक्ट हो रहा है, तो स्पॉन्जेस में। उसके बाद ऐसे ही सीलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स एंड राउंडवर्म्स, इन सब में गैसियस एक्सचेंज थ्रू बॉडी वॉल, डायरेक्ट रेस्पिरेशन हो रही है। पहले लिखो यहां तक ताकि मैं एक जगह खाली हो, फिर हम आगे बात करें। Indirect respiration में example annelids such as earthworm. Earthworm में कैसे respiration होती है? That is, respiration is cutaneous. As skin acts as respiratory organ. आपको भी डायरेक्ट क्यों नहीं कह दिया इसको? स्किन, बॉडी वॉल, क्या फर्क पड़ता है? डायरेक्ट क्यों नहीं कहा? तो अब यहाँ पे देखो कि ये लेटेस्ट से अर्थवॉर्म है, ये इसकी स्किन है, इसके थ्रू ऑक्सीजन कहां पर गई? इसके थ्रू ऑक्सीजन गई बेटा स्किन में बहुत सारी ब्लड वेसल्स है, ये गई, ये क्या है? ब्लड वेसल्स, डायरेक्ट सेल्स में नहीं गई, और CO2 यहां से बाहर आया, और ये ब्लड वेसल्स डिफरेंट सेल्स में जा रही है, सेल्स के अंदर तो नहीं, मेरा मतलब इन बिटवीन सेल्स, वो हम बाद में बात करेंगे कि कैसे पहुंच रही है, बट दीज आर रीचिंग अप टू द सेल्स। और सेल्स जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे लिबरेट कर रहे हैं? इन द ब्लड। तो इसमें ब्लड बीच में आ गया, इसमें डायरेक्ट सेल से, बॉडी वॉल से डायरेक्ट सेल्स में नहीं आ रही ऑक्सीजन, ब्लड में जा रही है और ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो जो बीच में ब्लड और एनवायरनमेंट के बीच में जो स्ट्रक्चर आया, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है? एज skin acts as respiratory organ, as gaseous exchange occurs between blood and environment, occurs between blood and environment at skin. स्किन के सरफेस पे जो है ये एक्सचेंज हो रहा है, therefore skin is the respiratory organ, ठीक है? दिस इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। उसके बाद सेकंड एग्जांपल आ जाती है बेटा, मैम व्हाट्स द मीनिंग ऑफ क्यूटेनियस? क्यूटेनियस, क्यूटेनियस से जहां पर भी टर्म क्यूटेनियस आए वहां पे स्किन इन्वॉल्व है, ओके, ठीक है? नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा आर्थ्रोपोड्स।
आपने 9th में पढ़ा भी होगा। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। आर्थ्रोपोड्स पढ़ा है कि नहीं? Excuse me, ma'am. हाँ जी। Ma'am, between blood and environment and at skin. फिर है आर्थ्रोपोड्स सच एज इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स आपको पता है आर्थ्रोपोड्स में सबसे बड़ा ग्रुप है, ठीक है। इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज ट्रेकिया। thus tracheal respiration यहां पे क्या होता है बेटा? ये लेटर से कॉकरोच है, मैं आपको ज्यादा नहीं, ठीक है। ये कॉकरोच है। इसके बेटा यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, हमने कॉकरोच सारा करना है। यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स है इसके सरफेस पे, साइड्स में। हमने देखे तो नहीं आपने कभी, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, दिखते नहीं है। इनको बोलते हैं स्पाइरिकल्स। जैसे हमारे नॉस्ट्रल्स है, दीज आर नॉस्ट्रल्स ऑफ कॉकरोच। आप लिख सकते हो ब्रैकेट में, नॉस्ट्रल्स ऑफ इंसेक्ट। यहां से एयर कहां पे जाएगी? एयर जाएगी बेटा, ये ब्लड वेसल नहीं है, ये जाएगी ट्रेकिया में। उसके बाद ट्रेकिया it divides to form, ये क्या है? These are tracheoles. Trachea divides to form tracheoles. Tracheoles have tracheolar fluid. जैसे ब्लड होता है ऐसे ही ट्रेक्यूल्स के अंदर क्या है? ट्रेक्यूलर फ्लूइड है, which transport ऑक्सीजन एंड CO2। ऑक्सीजन सेल्स तक और सेल से बाहर CO2। तो ट्रेकिया, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज एनवायरनमेंट एंड ट्रेक्यूलर फ्लूइड में किसकी हेल्प से होती है? ट्रेकिया की हेल्प से होती है। ट्रेकियल रेस्पिरेशन बिकॉज क्यों? बिकॉज गैसियस एक्सचेंज बिटवीन, दोबारा से ENV मतलब एनवायरनमेंट एंड ट्रेक्यूलर फ्लूइड occurs at trachea। ठीक है, इसकी मैं थोड़ी सी हम दिखा दें कैसे है। एयर से ऑक्सीजन पायरिकल्स में गई, पायरिकल से गई ट्रेकिया में, ट्रेकिया से गई ट्रेक्यूलर फ्लूइड ऑफ ट्रेक्यूल्स, और फिर वहां से ऑक्सीजन गई सेल्स के पास।
ठीक है, और सेल्स में से CO2 रिवर्स डायरेक्शन, तो मिडल यहाँ पे क्या है, दैट इज ट्रेकिया। स्पाइरिकल्स क्यों नहीं, क्योंकि स्पाइरिकल्स तो सिंपल होल्स है। एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है, ट्रेकिया में हो रहा है, किसमें, बिटवीन एयर एंड फ्लूइड। So trachea is the respiratory organ in insects. So it is tracheal respiration. यहाँ तक सबको समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. गुंजन, आपको, शिवांशी, सरगम, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कर लिया? यहाँ तक लिख लिया आपने सबने? Yes, ma'am. मुझे बता दिया करो कि भाई ये अभी रब मत करो। इसी तरह से और भी ऑर्गेनिज्म है, बट हम मेन करेंगे। अनदर इज ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, अंडरलाइन कर लो, इन फिशेस, दैट इज gills as respiratory organ. Gills as respiratory organ. अगर हम फिश देखें, ठीक है, यहाँ पे बेटा, यहाँ पे गिल्स है दोनों साइड। यहाँ छोटे छोटे पोर्स है, गिल स्लिट्स है। इनके ऊपर, गिल्स के ऊपर बहुत सारी ब्लड वेसल्स है, बहुत इस तरह से बहुत सारी ब्लड वेसल्स। पानी यहां से यहां पे जा रहा है, इन गिल स्लिट से पानी गिल्स के बीच में आ रहा है। और पानी गिल्स के ऊपर फ्लोट करके यहाँ पे जो माउथ होता है, आई एम सॉरी, गिल्स, यहां से पानी आ रहा है, माउथ से पानी अंदर आ रहा है, और ये सारा पानी गिल्स के ऊपर फ्लो करके बाहर की तरफ जा रहा है। इधर से so fishes are taking water regularly through mouth, which flows over gills and is moving out. ठीक है, और गिल्स के ऊपर बहुत सारी ब्लड वेसल्स है, तो द वाटर एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फिशेस में एक्सचेंज ऑफ गैसेस
dissolved in water and blood occurs at surface of gills. Therefore, gills act as respiratory organ. गैसियस एक्सचेंज कहाँ पर हो रहा है? गिल्स के अंदर और गिल्स के सरफेस पे. तो इसलिए हम क्या कहते हैं? गिल्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. इसलिए हम इसको ब्रेंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं. इज इट ओके? ठीक है. तो जो फिशेज है दे ब्रीद वाटर. दे डू नॉट ब्रीद एयर बट दे ब्रीद वाटर. They regularly drink water which floats on the surface of gills. Gaseous exchange occurs and the foul water, water containing CO2, flows out through gill slits. This is bronchial respiration. Another is pulmonary respiration in amphibians, frogs, and reptiles such as crocodiles, lizards, snakes, birds, and mammals such as human beings. That is by lungs. Respiratory organs are lungs. That is pulmonary respiration. तो हमने एक की डायरेक्ट रेस्पिरेशन, उसके बाद इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन में हमने की क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ट्रेकियल रेस्पिरेशन, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. करें आगे? Yes, ma'am. ये किया नोट? पहले ये नोट कर लो. ह्यूमंस का ये यहाँ पर हम डिटेल करेंगे और ये जो बाकी की रेस्पिरेशन है ये हम जब किंगडम एनिमेलिया करेंगे तब वहां पर डिटेलिंग हो जाएगी. ये तो अभी मैंने थोड़ा सा आपको जनरल बताया है. ठीक है. तो एक ब्रेंकियल रेस्पिरेशन में ये थोड़ा सा लिख लेना. वाटर विद डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन माउथ से गिल्स में ब्लड एंड देन, ठीक है, और ब्लड से CO2 गिल्स में और गिल्स से यहाँ पे छोटी सी एरो लगाओ, गिल स्लिट्स और गिल स्लिट से वाटर विद CO2 आउटसाइड. तो entry of water and exit of water in case of fishes it is different. ठीक है जी, रब कर दूं बेटा मैं इसको? Yes, ma'am. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम.
ठीक है जी। इसमें जो है बेटा सबसे पहले है नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स, फिर नेजल चैम्बर्स। ये जो दो है, दीज आर एक्सटर्नल ओपनिंग्स, दीज आर नॉस्ट्रल्स। अंदर जो इसके चैम्बर्स है, दे आर नेजल चैम्बर्स। नेजल चैम्बर्स के बाद आ जाते हैं बेटा, अंदर भी दो होल्स है हर चैम्बर के, इंटरनल नेरीज। और जो इंटरनल नेरीज है, ये लेटर से दे ओपन इनटू, ये क्या है, दिस इज नेसोफेरेंस। ये उसके बाद दिस इज बक्कल कैविटी, हमारी ओरल कैविटी है सारी। ये फिर आ जाता है ओरोफेरेंस, कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। हमारा डोर्सल सरफेस, ये आगे का याद रखना है, वेंट्रल सरफेस। द बैक सरफेस इज डोर्सल सरफेस। तो डोर्सल सरफेस पे हमारी ये फूड पाइप है, इसोफेगस ऑन डोर्सल सरफेस, या इसोफेगस टुवर्ड्स डोर्सल सरफेस। और यहाँ पे ये जो ऊपर ट्रेकिया आएगा, यहाँ पे ये इसकी जो ओपनिंग है, दिस इज ग्लॉटिस। और यहाँ पे एक फ्लैप है, दिस इज एपिग्लॉटिस। और ये है ट्रेकिया। अंदर इसके बेटा सी शेप्ड इनकम्प्लीट रिंग्स है, कार्टिलेज रिंग्स है, कार्टिलेज, बोन्स एंड कार्टिलेजेस आपको पता है, ठीक है, ये रिंग्स है। यहां पर आके चेस्ट कैविटी में, यहां पर आकर इट डिवाइड्स into two branches. These are called as primary bronchi. ठीक है, each primary bronchi enters in the lungs. ये है right lung and this is left lung in the chest cavity. And this is a muscular structure called as diaphragm. ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है राइट लंग में, it divides into three branches.
and in the left lung it divides into two branches. इनको हम कह देते हैं secondary bronchi. Primary bronchi divides into secondary bronchi. Secondary bronchi further divides into many narrow tertiary bronchi. उसके बाद बहुत सारे bronchioles, बहुत आगे आगे तक. ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो बेटा, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, सब में ये सी शेप्ड रिंग्स है. मैं अभी आपको दिखाऊंगी. टर्शरी ब्रोंकाई के बाद फिर नैरो इस तरह से बहुत सारी many divisions. बहुत सारी divisions है called as bronchioles. ये सब क्या है? bronchioles. इसमें ये cartilaginous rings नहीं है. और अल्टीमेटली ये देखो जरा, पहले समझ लो फिर बनाना. अल्टीमेटली they form a stalk called as infundibulum. और फिर ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है. इस पूरे को बोलते हैं एल्वियोलर सैक. मैं यहां दिखा रही हूं. This complete is called as alveolar sac. और इसके अंदर बहुत छोटे छोटे जो है ना, वो चैम्बर्स है called as alveoli. This is respiratory tree. ये देखो, ये क्या था? प्राइमरी ब्रोंकाई. ये डिवाइड किया. सेकेंडरी ब्रोंकाई, ये है टर्शरी ब्रोंकाई. और फिर उसके बाद शुरू हो जाते हैं ब्रोंकियोल्स. ठीक है? ब्रोंकियोल्स ने क्या बनाया? इनफंडिबुलम. इनफंडिबुलम ने बनाया एल्वियोलर सैक. एल्वियोलर सैक के अंदर है एल्वियोलाई. ठीक है? पहले ये बना लो, ड्रॉ इट अच्छी तरह से. ये बनाओ और मैं तुम्हें कुछ अगर मुझे मिल जाए तो मैं तुम्हें
बेटा कैसे कर एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम जो आपने इसमें प्राइमरी ब्रोंकाई कहा है हाँ वो ट्रैकिया नहीं है? बेटा ट्रेकिया ऊपर है। अच्छा, उसी के नीचे वाले पार्ट को प्राइमरी नीचे की, हाँ उसी के नीचे वाले को मैं दिखा रही हूँ। ओके। ट्रेकिया इज दिस वन, ये है ट्रेकिया। एक मिनट में पहले आपको कुछ दिखाऊं, फिर आप जो है ना करना जरा, एक मिनट। हाँ जी बेटा, क्या आप देख पा रहे हो ये जो भी दिख रहा है? Yes, यस नो ma'am. एवरीबडी? ठीक है, ये बीच में क्या है? हार्ट है जो ब्राउन से कलर का नजर आ रहा है, और दोनों तरफ क्या आ रहा है? लंग्स है। ठीक है हाँ जी बेटा। हम वो नहीं दिख रहा, प्लेन वाइट शीट। लंग्स दिख रहे हैं कि नहीं? No, ma'am. नो मैम। नहीं नजर आ रहे? एक मिनट मैं जरा चलाती हूँ, फिर देखना जरा कि अगर नजर आए कि नहीं आए। हाँ जी, अब बोलो नजर आए कि नहीं? No, नो ma'am. नो। नहीं नजर आता। ये होती है। एक मिनट बेटा। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं नॉस्ट्रिल्स की। दीज आर द, ये जो दो छेद हैं हमारे, दीज आर द एक्सटर्नल ओपनिंग्स through which the fresh air goes in, through which the fresh air goes in, and foul air, Foul, foul air comes out. Foul air comes out. ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। नॉस्ट्रिल्स ओपन इन नेजल चैम्बर्स। nostrils opens in nasal chambers, which further has three regions, which further has three regions. कौन से तीन regions है बेटा? anterior, anterior vestibular, middle respiratory, and posterior olfactory. Posterior olfactory. Anterior vestibular, middle respiratory, posterior olfactory. इसी पॉइंट में ही सेकेंड पॉइंट लिखो। vestibular part has hair, vestibular part has hair which filters the air, which filters the air. They trap dust particles and microbes. They trap dust particles and microbes.
इसी में ही नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, बी पॉइंट, द रेस्पिरेटरी रीजन, द रेस्पिरेटरी रीजन हैज रिच ब्लड सप्लाई, हैज रिच ब्लड सप्लाई। बेटा अगर इफ यू हैव ऑब्जर्व कि कभी किसी कुछ बच्चों को है ना नोज पिक की आदत होती है कि नाक में उंगली डालना, है ना, और वो करते रहते तो उनके कई बार नाक में से खून आ जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब वो बहुत ज्यादा उसको डैमेज करते हैं, छीलते रहते हैं, इधर से कर दिया इधर से कर दिया, तो क्योंकि मिडल पार्ट जो है उसमें बहुत सारी नैरो ब्लड वेसल्स है, तो वो कई बार वहां पे रप्चरिंग होके वो ब्लड वेसल्स एक्सपोज होके वहां से खून आ जाता है। ठीक है, तो मिडल रेस्पिरेटरी, it has rich blood supply, it helps in conditioning of air, it helps in conditioning of air, that is it causes warming of cold air। अगर बहुत ठंडी हवा अंदर जा रही है तो उसको वार्म कर देती है, that is it causes warming of cold air। नहीं तो बहुत ठंडी हवा जाएगी तो हमारे लंग्स में हमारे ब्लड को प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको धीरे 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 वार्म कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है posterior is olfactory, the olfactory region is, यहाँ पे लिखो, the olfactory part is sensory in nature, sensory in nature, it is lined by lined, lined by olfactory epithelium, olfactory epithelium, also called as Schinderian membrane, also called as Schinderian membrane. It has sensory olfactory cells, it has sensory olfactory cells which receive the sense of smell, which receives the sense of smell। नेक्स्ट पार्ट आ जाइए, थर्ड पार्ट आ जाता है इंटरनल नेरीज, ये हमने नेजल चैम्बर्स के बारे में बताया था। नेक्स्ट है इंटरनल नेरीज, द नेजल चैम्बर्स opens in nasopharynx, opens in nasopharynx through internal nares, nasal chambers opens in nasopharynx through internal nares। नेक्स्ट है nasopharynx opens in oropharynx। Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा, Ma'am, repeat कर दो. the nasal chambers opens in nasopharynx through internal nares। नेक्स्ट है nasopharynx opens in oropharynx, nasopharynx opens in oropharynx, which is the common passage for food and air, which is the common passage for food and air। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाइए, oropharynx further opens in
two passages. Oropharynx further opens in two passages. Towards dorsal surface, towards dorsal side, there is present food pipe. Towards ventral side, full stop करके towards ventral, ventral को लिख लो, आगे वाला या anterior कुछ भी लिख लेना ताकि आपको समझ आ जाए. Towards ventral side, it opens in trachea. Next point है the opening of oropharynx into trachea. Opening of oropharynx into trachea is called as glottis. Is called as glottis. Is called as Glottis, glottis. फुल स्टॉप करके इसी पॉइंट में लिखो there is present a leaf like flap, leaf L-E-A-F, leaf like flap formed of cartilage, formed of cartilage. And is called as epiglottis. And is called as epiglottis. Present near glottis. Present near glottis. इसी पॉइंट में लिखना है आपने ड्यूरिंग swallowing of food, जब हम खाना अंदर लेके जाते हैं, during swallowing of SWALLOWING, during swallowing of food, comma, the epiglottis covers glottis, so that food does not enters in trachea. Food does not enters in trachea. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए बेटा ट्रेकिया और विंड पाइप. नेक्स्ट इज ट्रेकिया और क्वेश्चन था. हाँ जी, एंटीरियर आपने वेस्टिब्यूलर लिखाया है, उसका मीनिंग क्या होता है वैसे? एंटीरियर मींस आगे वाला पोर्शन है ना. एंटीरियर तो पता है, वेस्टिब्यूलर का मतलब कुछ नहीं, इसका olfactory हो गया, वेस्टिब्यूलर पार्ट नाम रखा हुआ है हमने इसका वेस्टिब्यूलर पार्ट. ओके, ठीक है, तो दिस इज द नेम ओनली. ठीक है जी, ओके. हम बात कर रहे हैं ट्रेकिया की. ट्रेकिया और विंड पाइप. इट्स अपर रीजन is called as larynx. Its upper region is called as larynx, Larynx. Larynx or voice box. Upper region is called as larynx or voice box.
अब ट्रेकिया की ही हम बात कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट लिखिए, इट इज ए स्ट्रेट ट्यूब which extends from neck up to mid thoracic, thorax होता है हमारा चेस्ट रीजन, इसके मिडल तक पहुंचती है, mid thoracic cavity. It starts from neck and reaches up to mid thoracic cavity. It is lined by C-shaped incomplete cartilaginous rings. Formed of ये रेड पेन से लिख लेना, हम ये सब चीजें करेंगे, है ना। हेयर लाइन क्या आता है, वी विल टेल यू लेटर ऑन, बट अभी याद करना है आपको। फॉर्म्ड ऑफ हेयर लाइन कार्टिलेज, formed of hairline cartilage. बेटा अच्छा मुझे अब ये बताओ बेटा कि एक बलून लेते हैं जिसमें हवा भरी है, अगर उसमें से हवा निकाल दें तो बलून की वॉल्स का क्या होता है बेटा, आपस में स्टिक कर जाती है कि नहीं करती? यस मैम। आपस में स्टिक कर जाती है, यस मैम। ठीक है ना। और फिर उसमें ऐसा हवा नहीं ना, अपने आप तो नहीं ना अंदर बाहर आ जा सकती, हम भरेंगे तो बात होगी, अदरवाइज ऐसे नहीं जा सकती, ठीक है। अब क्या है कि अगर हमारे ट्रेकिया में हवा ना हो तो क्या होगा बेटा, ट्रेकिया की वॉल भी ऐसे चिपक जाएगी, डू यू गेट मी। तो उससे बचाने के लिए, ताकि हवा की एब्सेंस में भी ट्रेकिया की वॉल आपस में ना चिपके, तो उसके अंदर हमने बलून के अंदर अगर हम रिंग्स फंसा दें तो बलून में हवा है या नहीं, वो खुला रहेगा कि नहीं, यस और नो? यस ठीक है ना। इसी तरह से ट्रेकिया की वॉल आपस में ना चिपके इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो नेचर ने इसके अंदर रिंग्स फंसा दिए हैं जिसको हम कहते हैं ट्रेकियल रिंग, ठीक है। तो वो एक ट्यूब की तरह, एक रिजिड ट्यूब रहती है, वो ऐसे पिचकी सी नहीं रहती कि ऐसे सिकुड़ गई ऐसे है, ऐसे नहीं, वो एक रिजिड ट्यूब रहती है, ठीक है। इट इज लाइंड बाय ट्रेकियल रिंग्स, ठीक है, विच इज फॉर्म्ड ऑफ हेयरलाइन कार्टिलेज, फुल स्टॉप करके। These rings prevent collapsing of trachea in the absence of air. Next point आ जाता है बेटा, the trachea divides into two primary bronchi at the level of fifth thoracic vertebra. At the level of fifth thoracic vertebra. बेटा वर्टिब्रा आपको पता है ना, बैकबोन, जो हमारे रीढ़ की हड्डी में जो छोटे छोटे मनके होते हैं उनको बोलते हैं वर्टिब्रा। तो गर्दन में, नेक में सर्विकल वर्टिब्रा है, उस
उसके बाद चेस्ट में देयर आर प्रेजेंट thoracic वर्टिब्रा, नेक में 7 वर्टिब्रा है, चेस्ट में कितने thoracic वर्टिब्रा है, 12 thoracic वर्टिब्रा है। तो 5th वाले के लेवल पे, ठीक है, लेट अस से ये हमारे 12 इस तरह से ये हमारे thoracic वर्टिब्रा है, 12 होंगे ये। और 5th के लेवल पे यहाँ पे ट्रेकिया आ रहा है, और 5th के लेवल पे इट डिवाइड्स इनटू 2 प्राइमरी ब्रोंकाई। कैन यू गेट दिस? ये चीज समझ में आई शिवांशी? कि फिफ्थ thoracic वर्टिब्रा के लेवल पे ये जो हमारा ट्रेकिया ऊपर से आ रहा है, ये यहाँ पे आके 2 पाइप्स में डिवाइड हो गया, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी ब्रोंकाई। So trachea divides into 2 primary bronchi at the level of 5th thoracic vertebra. Next point आ जाइए, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेकिया के बारे में ही हम लिख रहे हैं। ट्रेकिया इज लाइंड बाय ciliated epithelium। cilia आपको पता है, फाइन हेयरी स्ट्रक्चर्स, ciliated epithelium। इन केस, फुल स्टॉप करके इसी पॉइंट में, इन केस dust particles or microbes enter in the trachea, the cilia beat backwards, पीछे की तरफ मूव करते हैं, cilia beat backwards and throws out dust and microbes by coughing or sneezing। खांसी आ जाती है, छींक आ जाती है, by coughing or sneezing। मैम हाँ जी, मैम सीलिया के बाद रिपीट करना, बीट के बाद। the cilia beat backwards, पीछे की तरफ बीट करते हैं, cilia beat backwards and forces out the dust and microbes by coughing or sneezing, नेक्स्ट पॉइंट है the lining of trachea also has mucus cells, MUCUS या MUCOUS, कुछ भी कर लो, mucus cells which secrete mucus फुल स्टॉप करके। म्यूकस का क्या फंक्शन है? म्यूकस कीप्स द ट्रेकिया मोइस्ट, उसको सूखने नहीं देता, कीप्स द ट्रेकिया मोइस्ट एंड ऑल्सो ट्रैप्स डस्ट पार्टिकल्स एंड माइक्रोब्स। तभी बेटा जब हमें इन्फेक्शन हो जाती है, आजकल कोरोना में आप सुन ही रहे हो, जब हमें इन्फेक्शन हो जाती है, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो ये म्यूकस बहुत ज्यादा सिक्रीट होता है अपनी तरफ से। तो ये क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म है, बहुत सारा म्यूकस है ताकि वो सारे वायरसेस को, सारे बैक्टीरिया को वहीं जकड़ ले। बट कोरोना इतनी प्रॉब्लम क्यों कर रहा है? क्योंकि बेटा कोरोना में जो म्यूकस है वो बहुत थिक, वो वायरस ने ऐसा किया है हमारे इम्यून सिस्टम को कि बहुत थिक म्यूकस आपको
पता है जैसे लेडी फिंगर है, लेडी फिंगर का जो वो लेस है वो म्यूकस है, ऐसे ही हमारे अंदर भी जगह जगह ऐसा लेस है, ठीक है। तो वो म्यूकस कोरोना में क्या है, वो म्यूकस बहुत थिक है, इतना थिक है कि वो हमारे ट्रेकिया, हमारी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स को क्या कर देता है, वो बंद कर देता है, ब्लॉक कर देता है, और इसी कारण ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है बेटा, कोरोना इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ये देख रहे हो कि इंडिया में डेथ रेट, ऑल्दो कोरोना के बहुत सारे पेशेंट्स इन्फेक्टेड है, बट डेथ रेट कम है। क्यों कम है? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी, वेंटिलेटर्स आ गए, है ना, वेंटिलेटर्स मिल रहे हैं ताकि लोगों को कुछ टाइम तक, 2-3 दिन तक वेंटिलेटर पे लगा दो ताकि उनके लंग्स में ऑक्सीजन पहुंचती जाए, और थोड़े टाइम बाद 4-5-6-7 दिनों बाद क्या है, जैसा इंक्यूबेशन पीरियड ये वैसे 14 दिन कह रहे हैं, 14 दिन के बाद जो वायरस है वो खुद ब खुद खत्म हो जाता है। ठीक है, तो लोग मर क्यों रहे हैं बेटा? लोग वो मर रहे हैं कि जिनका, एक तो जिनकी अंडरलाइन प्रॉब्लम्स है, जिनको पहले से ही रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, जिन्होंने बहुत ज्यादा तंबाकू, जिन्होंने बहुत ज्यादा सिगरेट पी हुई है, अपने लंग्स का सत्यानाश किया हुआ है, वो वाले लोग। दूसरी बात है कि जिनके, क्योंकि थोड़ी सी भी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो तो जिनकी किडनीज पे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, किडनीज को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है, जिनको बहुत ज्यादा डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, अंडरलाइन प्रॉब्लम्स है, उनको क्या है कि इम्यून सिस्टम जो हमारा कोरोना से ठीक होने के लिए एक्टिवेट हो रहा है, वो इम्यून सिस्टम उनको एडवर्स भी इफेक्ट कर रहा है, तो उन लोगों की डेथ हो रही है, या किसी को टाइम पे मेडिकल केयर नहीं मिल रही, उन लोगों की डेथ हो रही है। ठीक है ना, तो ये है अमेरिका में या इधर यूरोप में इतने लोगों की डेथ क्यों हो गई, इतने नए लोगों की? एक तो पहली बात है कि वो लोग क्या बहुत ज्यादा क्या करते हैं, स्मोक बहुत ज्यादा करते हैं, यस और नो? ठीक है ना, यस मैम। तो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं वो लोग, उनका खाने पीने का बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, जिसके कारण क्या हो गया, उनके लंग्स, उनकी इम्यूनिटी पहले ही कम थी। ठीक है, वो तो उस जगह पे यूरोप में रह रहे थे, अमेरिका में, जहाँ पे गंदगी नहीं है, जहाँ पे माइक्रोब्स बहुत कम है। आप ये देखो कि वहां पैरासीटामोल ही नहीं बनती, और हमारे घर में, हर घर में पैरासीटामोल मिलेगी। हमें और तो कुछ सोचता नहीं, अच्छा बुखार है चल पैरासीटामोल अंदर कर लो, चलो दर्द है पैरासीटामोल, उन लोगों के घरों में पैरासीटामोल ही नहीं मिलती। ठीक है, मच्छर मक्खियां है नहीं है, इसलिए मलेरिया जैसी बीमारियां नहीं है वहां पे, इसलिए क्लोरोक्विन भी नहीं, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भी नहीं मिलती। इंडिया में वो भी ढेर मिलती है, हमारे यहाँ तो डॉक्टर के पास जाओ, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, कुछ है तो मलेरिया, थोड़ा सा भी कुछ आ जाए तो मलेरिया की ड्रग भी दे देते हैं साथ में। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्योंकि मलेरिया प्रेवलेंट है। तीसरी चीज, क्योंकि बहुत सारी ये सब साफ सुथरी कंट्रीज है, इन सब ने ट्यूबरक्लोसिस से, टीबी से पूरी तरह आजाद है ये कंट्रीज, इसलिए टीबी की वैक्सीन भी नहीं, बीसीजी भी नहीं लगाते थे। इंडिया में आज तक भी बीसीजी लगती है। ठीक है, तो ये कुछ कारण है कि फॉरेन कंट्रीज में, यूरोप में, अमेरिका में, या आजकल रशिया का भी बहुत आ रहा है टीबी में, तो इन कंट्रीज में डेथ रेट ज्यादा है। तो वो मैंने आपको बताया क्योंकि वहां पे दवाइयों की जो टिपिकल मेडिसिन चाहिए वो पहले नहीं पहुंची थी, अब तो चलो इंडिया ने सप्लाई बहुत कर दी है, इस कारण जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। और इंडिया में इतनी पॉपुलेशन के बावजूद इतनी इन्फेक्शन हो रही है, सब कुछ है, बट फिर भी हमारे में इम्यूनिटी है, क्योंकि कंपेयर टू दैट हमारे यहाँ पे सिगरेट पीना एक गलत माना जाता है, ऑल्दो बहुत सारे लोग पीते हैं, बट फिर भी हम इसको कहते हैं कि नहीं यार सिगरेट नहीं पीना। फीमेल्स बहुत ही कम, किसी जगह पे पीती भी होंगी, बट बहुत ही कम पीती है, इसलिए भी हमारी इम्यूनिटी, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं कुछ जो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे ट्रेकिया हैज म्यूकस सेल्स आल्सो विच प्रोड्यूस म्यूकस, और म्यूकस के फंक्शंस क्या है? पहले है दे कीप द ट्रेकिया मोइस्ट, और सेकंड मैंने क्या बताया है कि They kill the अट्रैक्ट द डस्ट पार्टिकल्स एंड द माइक्रोब्स। इज इट ओके? ठीक है जी, Yes, ma'am. नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। Each trachea at its lower end divides into two primary bronchi, ये लिखवा दिया था हमने आपको, नहीं लिखा तो लिख लेना। Each Yes. trachea divides into two primary bronchi which enters in their respective lungs, which enters in their respective lungs।
inside the lungs, primary bronchi divides into secondary bronchi, tertiary bronchi, and many bronchioles. मैम हाँ जी बेटा. मैम सेंटेंस रिपीट कर दो. Primary bronchi divides into secondary bronchi, tertiary bronchi, and many bronchioles. मैम टेस्ट कल ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव बेटा. ओके. ठीक है. कार्टिलेज रिंग्स, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, कार्टिलेज रिंग्स एंड म्यूकस ग्लैंड्स. कार्टिलेज रिंग्स and mucus glands are present up to tertiary bronchi. But absent in bronchioles. Because bronchioles are thin tubes. है ना, वहां पे रिंग्स आ नहीं सकते थे, और अगर म्यूकस ग्लैंड्स होती तो वो उनको ब्लॉक कर देती. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है, एट द एंड द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, मतलब जो लास्ट में आए, द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स divides to form infundibulum, that opens in alveolar sac. Having many alveoli. The bronchi and bronchioles together form respiratory tree. The bronchi and bronchioles together form respiratory tree. ठीक है जी. तो आज हम यहीं तक करेंगे बेटा.